नमस्कार दोस्तों। मैं बात करूंगा आज अपन एसएससी जीडी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 में क्या क्या क्वेश्चन आपसे जीके के पूछे गए थे उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। एसएससी जीडी परीक्षा 2024-25 का आपका एग्ज़ाम जो फरवरी माह में होने वाला है उसमें हम देखने वाले हैं कि 2024 में आपके किस तरीके से क्वेश्चन आए थे। जीके के टोटल है वो 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन में से मान के चलिए 5 से 6 क्वेश्चन है वो आपके करंट अफेयर के रहेंगे, बाकी आपके जीके और जीएस के स्टैटिक जीके के हैं वो क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम देखने वाले हैं जो आपके 2024 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन आए थे, कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, ये आपको सभी को पता चल जाएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन हमारा है वो देखिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे सभी को दिख भी रहा होगा। पहला क्वेश्चन है नुआखाई त्योहार। त्योहार से क्वेश्चन पूछा है आपसे कि नुआखाई त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है। तो नुआखाई त्योहार है देखिए, तो ये आपके कौन से राज्य के अंदर मनाया जाता है। इस टाइम क्या होता है कि सर नया खाया जाता है, यानी फसलें पकती है और नया खाया जाता है सर इस दिन, ठीक है। और कौन से राज्य का है तो सर ये ओडिशा राज्य का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? ओडिशा का है, ठीक है ना। चलिए कुछ अपन देखते हैं। देखिए त्योहारों के बारे में क्वेश्चन कई बार आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए तीज त्योहार कहाँ का है। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है तीज त्योहार कहाँ का है, तो आप बोलोगे सर तीज त्योहार है वो राजस्थान का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? राजस्थान का है। गणगौर के बारे में पूछा जाता है कि सर गणगौर कहाँ की है, तो गणगौर के बारे में भी याद रखना, गणगौर है, तीज है, ये आपके राजस्थान की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का कारण नहीं है। तो निम्न में से कौन सा निर्धनता का कारण नहीं है। सर निर्धनता के कारण मतलब यानी गरीबी का क्या कारण हो सकता है, ठीक है, आपको ये देखना है। सर गरीबी का कारण क्या हो सकता है? अर्थव्यवस्था। पहले चौथे ऑप्शन के बारे में अपन बात करें सर, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था अपनी अविकसित है। कैसी है सर? अर्थव्यवस्था अविकसित है। तो फिर निर्धनता होगी क्या? तो आप बोलोगे सर अर्थव्यवस्था अविकसित है, फिर तो गरीबी पक्का हो जाएगी। ये तो सही कह रहे हैं। राज्य की नीतियाँ। सर राज्य है वो अपनी नीतियाँ ही अच्छी नहीं रखेगा, अपनी नीति अच्छी नहीं करेगा तो गरीबी का कारण बन सकता है। तो आप बोलोगे सर ये भी बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। चलिए उत्पादकता का निम्न स्तर। सर उत्पादकता, उत्पादक मतलब आप कुछ उत्पादन कर रहे हो, जैसे कि आपके खेत में उत्पादन हो रहा है, ठीक है। अब उसका वो खेत में आपके उत्पादन हो ही नहीं रहा है तो आप क्या बोलोगे? सर निम्न स्तर का उत्पादन हो रहा है, तो फिर क्या होगा? तो सर निर्धनता आएगी, बिल्कुल आएगी। चलिए अगला अपना ऑप्शन देख रखते हैं जनसंख्या की धीमी वृद्धि। सर जनसंख्या की धीमी वृद्धि हो रही है, आप एक चीज़ बताइए, जनसंख्या की धीमी वृद्धि हो रही है तो आप क्या करोगे? तो आप बोलोगे सर धीमी वृद्धि है तो यहाँ पे आंसर अपना सही भी हो जाएगा, क्योंकि धीमी वृद्धि है तो यहाँ पे निर्धनता है, वो क्या होगा? निर्धनता के कारण कौन सा नहीं हो सकता इसमें? तो आप बोलोगे सर जनसंख्या की धीमी वृद्धि हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि धीमी वृद्धि, तेज गति से वृद्धि होती तो सर गरीबी बढ़ती, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रही है तो गरीबी नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। इसका आंसर सही हो जाएगा वो अपना कौन सा हो जाएगा? पहला आंसर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन पंजाबी लोकगीत, पंजाबी लोकगीत और बिना सांस लिए लंबे आलाप गाने के लिए प्रसिद्ध थी या प्रसिद्ध था। तो इनमें से कौन था ये आपसे पूछा है। सर निम्न में से पंजाबी लोकगीत, पंजाबी लोकगीत के बारे में पूछा है, ठीक है। तो प्रांजल दहिया है, गुरमीत बाबा है, सिनम कैथोलिक है या निम्रत खेरा है। तो इसका सही आंसर, ये सभी के सभी क्वेश्चन मैं अभी बता दूं आपको एसएससी के अंदर आपके जीडी के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। जीडी के अंदर आपके 2024 के अंदर जो पेपर हुआ था उन सभी शिफ्टों के मैं आपको पेपर करवा रहा हूं, जिससे आपको पता रहे कि पुराने एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सर इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंजाब के अंदर देखिए जो बिना सांस लिए आलाप गाते हैं वो कौन कौन थी ये आपसे पूछा है। तो सर गुरमीत बाबा का नाम याद रखना है। किसका नाम याद रखना है? गुरमीत बाबा का नाम याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन साइंस से संबंधित है। साइंस का क्वेश्चन आपका वॉट किसकी इकाई है। अब वॉट तो सबको पता होगा सर, वॉट किसकी इकाई है बताइए। तो आप लोग सर वॉट के बारे में देखेंगे तो वॉट इकाई हो जाएगी वो किसकी है? शक्ति की इकाई है। किसकी इकाई है बताइए? शक्ति की। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा प्रतिरोध बताइए किसका। प्रतिरोध के बारे में अपन बात करने वाले हैं। प्रतिरोध के बारे में ओम किसकी इकाई है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ठीक है, हिंट में दे देता हूँ, आप जरूर बताइएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार
शोषण के विरुद्ध, किसके विरुद्ध है बताइए? भारतीय संविधान यानी पॉलिटी का क्वेश्चन है सर। पॉलिटी से क्वेश्चन आया सर शोषण के विरुद्ध के बारे में। शोषण के विरुद्ध अधिकार सभी प्रकार के मानव तस्करी पर रोक लगाता है, ये तो आप सभी को पता होगा। सर अपन बात करें मूल अधिकारों के बारे में, और मूल अधिकार में भी कौन सा सर? आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 24 किससे संबंधित है? तो आप बोलोगे सर शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। ठीक है, 23 में क्या है? तो आप बोलोगे सर इसमें कैसे याद रखें? तो 23 और 24 घंटे काम नहीं करना है, 23 और 24 घंटे काम नहीं करना है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर श्रम से संबंधित है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल श्रम से भी संबंधित हो सकता है। काम से संबंधित है, तो आप बोलोगे सर काम से भी हो सकता है। देखते हैं अभी इसका आंसर। सेवाओं से, सर सेवाएं देखेंगे इसके। जबरन श्रम, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जबरन श्रम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जबरन श्रम। यानी आप 23 और 24 घंटे जबरन किसी को काम नहीं करवा सकते, शोषण नहीं कर सकते। सर शोषण कहाँ पे हो रहा है? जबरन में हो रहा है, तो जबरन श्रम हो रहा है वो शोषण। यानी 23 घंटे में आपके क्या? तो सर मानव तस्करी से संबंधित है। 24 घंटे में क्या? तो आप बोलोगे सर 24 घंटे में लिखना है कि बालकों से जबरन श्रम नहीं कराना है। ठीक है, और कितने साल के बालक? बालक की परिभाषा क्या है इसमें? तो आप बोलोगे सर बालक की परिभाषा है वो 14 वर्ष है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए शोषण के विरुद्ध अधिकार में बालक की परिभाषा क्या है? तो आप बोलोगे सर बालक कौन सा है? बालक है 14 वर्ष से कम का जो कोई भी है वो आपके बालक कहलाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, टॉपिक से आपको देखिए यहाँ से पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। आप क्या पढ़ रहे हो, यहाँ पे एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और ये मान के चलिए पुराना पेपर जितने आप करोगे उसी के हिसाब से ही आपको समझ में आएगा कि सर इस तरीके से टॉपिक में आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जीडी के अंदर बहुत ज़्यादा लेवल नहीं आता है, बिल्कुल ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ढंग से पीछे के पेपर आप देखोगे तो आपको समझ में आता है कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं और अपन को इस तरीके से तैयारी करनी है। रोज के पेपर मिलेंगे आपको यहाँ पर। चलिए आज बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, और छठवां हमारा क्वेश्चन है जन्म लगभग 350 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चलिए सर अभी तक तो समझ में नहीं आया क्वेश्चन कि जन्म लगभग 350 ईसा पूर्व में हुआ और मृत्यु लगभग 290 ईसा पूर्व में हुई है, ईस्वी में हुई है। ठीक है, चल ईसा पूर्व में ही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए ठीक है सर, यहाँ तक तो कोई पता नहीं चला क्वेश्चन का। क्वेश्चन हमेशा देखिए, हमेशा जब भी देखो तो आप क्वेश्चन का एक मेन पॉइंट देखा करो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ भी पता नहीं चला। अगला देखते हैं सर, प्राचीन यूनानी इतिहासकार। सर यूनानी इतिहासकार तो अपन पढ़ते हैं, इतिहास में सबसे पहले ही यही देखते हैं कि यूनानी इतिहासकार कौन कौन भारत आए थे। इतिहासकार और राजनयिक, सर राजनयिक इंडिका के लेखक। सर यहाँ पे पता चल गया अपन को हिंट में कि इंडिका के लेखक पूछे। इतने बड़े क्वेश्चन में छोटा सा क्वेश्चन आंसर आया, इंडिका के लेखक कौन है? सर इंडिका के लेखक कौन है? तो हम बात करेंगे सर कौन सा? मेगस्थनीज के बारे में। किसके बारे में? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज है वो बताओ इसकी पुस्तक का नाम। तो आप बोलो सर इंडिका है। कौन सी है? इंडिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है रुक्मणी देवी अरुंडल का संबंध किस नृत्य शैली से संबंधित है? ये नृत्य शैली इंपॉर्टेंट कर लेना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ये है वो किससे संबंधित है। ठीक है ना, और लगभग क्वेश्चन आता है वो रुक्मणी देवी का सबसे ज़्यादा बार। कोई भी शिफ्ट में आपके रुक्मणी देवी का नाम जरूर मिलेगा। सर रुक्मणी देवी के बारे में हम बात करें तो कथक से नहीं सर, कथक तो नहीं है। ठीक है ना, भरतनाट्यम, बिल्कुल भरतनाट्यम के बारे में अपन बात करेंगे तो भरतनाट्यम है वो आंसर इसका सही हो जाएगा। रुक्मणी देवी अरुंडल का संबंध है वो भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है ना, याद रखना। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि बताओ कथक कहाँ का है, भरतनाट्यम कहाँ का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है और सत्रिया कहाँ का है। ठीक है ना, हिंट आपको पता होगा। ठीक है, सत्रिया कहाँ का है बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, आप सभी को बताना है। कुचिपुड़ी कहाँ का है लिख के बताओगे तो आपके जो लिखोगे वो लोग और भी आपको देखेंगे कि हाँ इन्होंने ये आंसर दिया है, और आप लिख के बताओगे तो आपको हमेशा के लिए याद भी रहने वाला है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ हमेशा आपको बताना है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट जब अगली आपकी जो क्लास होएगी, ठीक है, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि सत्रिया कहाँ का है, कुचिपुड़ी कहाँ का है। ठीक है, तब तक आप इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है उच्च उत्पादन देने वाले। उच्च उत्पादन, देखिए क्वेश्चन को समझिए, हमेशा आपको ऐसा नहीं देखना कि एक ही लाइन में पूरा क्वेश्चन पढ़ दो। ठीक है, क्वेश्चन को जैसे मैं पढ़ रहा हूँ एग्जाम में वैसे के वैसे ही पढ़ना आपको, ताकि आपको पता चले एक
पॉइंट पे फोकस ज़्यादा हो कि हाँ ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। सर उच्च उत्पादन देने वाले बीज के बारे में बात कर रहे हैं। उच्च उत्पादन देने वाले बीजों के उपयोग के माध्यम से भारत में हरित क्रांति के मुख्य रूप से कौन सी फसलें शामिल थी। सर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है कि सर हरित क्रांति में क्या हुआ, पहले तो मुझे ये बताइए। तो आप बोलोगे सर हरित क्रांति के अंदर अपने भारत में एक ऐसी क्रांति आई, हरित यानी हरी हरी क्रांति यानी फसलों से संबंधित है, और क्रांति आई तो इसमें क्या हुआ सर, पहले 1 बीघा यानी ये आपका एकड़ जमीन थी, इसमें कितनी सर, पहले 1 बोरी होती थी, 1 बोरी यानी धान की होती थी, अब इसी के अंदर सर कितनी 4 बोरी होने लग गई आपके धान की। तो सर कारण था सर उच्च उत्पादन वाले बीज, उच्च उत्पादन वाले बीज। ठीक है, वो भूमि यही है, लेकिन बताओ क्या बीज अच्छे हुए, बीज क्या हुए अच्छे मिले। चलिए तो अब बात करने वाले हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उस टाइम फसल कौन सी थी, हरित क्रांति के टाइम में मुख्य कौन सी फसल को शामिल किया गया था। सबको पता है सर सबसे ज़्यादा अपने हरित क्रांति से प्रभाव क्या पड़ा सर, हमारे गेहूँ। पहले गेहूँ की इतनी कमी रहती थी, गेहूँ अब इतना होने लग गया कि अपने सरकार भी क्या कहती है कि 5 किलो मुफ्त में देंगे। ठीक है, चावल 5 किलो मुफ्त में देंगे। अच्छा क्यों सर, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अपने यहाँ पे वर्दी खूब सारी अच्छी हो रही है। ठीक है ना, चलिए तो इस सभी को समझ में आया। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल कहाँ पे है गेहूं और चावल का ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। चलिए आप मुझे ये बताइए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, सभी को पता होगा। एग्जाम्पल आपको सबको एग्जाम में आपको सभी को याद भी होना चाहिए ये। ठीक है, बताइए कौन है, MS स्वामीनाथन है क्या, बताइए आप जरूर बताइएगा, MS स्वामीनाथन। ठीक है ना, स्वामीनाथन। ठीक है ना, चलिए तो याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करने वाले हैं, और अगला क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, गेहूं और धान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1873 में सत्यशोधक समाज, सर कौन सा समाज के बारे में बात कर रहे हैं, सत्यशोधक समाज। ठीक है, की स्थापना किसने की थी। अब सर सत्यशोधक समाज के बारे में किसको नहीं पता, सत्यशोधक समाज के बारे में तो सभी को पता है, बताओ कौन सा है। तो आप लोग सर सत्यशोधक समाज है ज्योतिबा फुले। किसने, ज्योतिबा फुले किया है। ठीक है ना, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई, याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप बोलोगे सर 1873 में हुई थी। कब हुई थी, 1873 के अंदर सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई। किसने की थी, तो आप बोलोगे सर ज्योतिबा फुले ने की थी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, भारत में विविध सेवा प्राधिकरण अधिनियम, भारत में विविध सेवा प्राधिकरण अधिनियम कानूनी सहायता आंदोलन की वैधानिक दर्जा प्रदान किया है। सर भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम है और कानूनी सहायता आंदोलन को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है, और यह केंद्रीय राज्य और जिलों स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना का भी प्रावधान करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये भाई कब से है, ये पूछा कि अधिनियम कब का है। ठीक है, इतने बड़े क्वेश्चन में पूछा है कि भाई ये आपके भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम है वो कब का है। सर ये आपको देखिए नहीं याद होगा कोई बात नहीं, लेकिन आपको इसके बाद में याद रखना है कि सर भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम है। ठीक है, कानूनी सहायता आंदोलन को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है, ये आपके है 1987 का। कब का है बताइए, तो आप लोग सर 1987 का है। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौद्रिक नीति के संबंध में, किसके नीति के संबंध में सर, मौद्रिक नीति के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य क्या है। मौद्रिक यानी मुद्रा से, ठीक है, इससे संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य क्या हो जाएगा सर, भारतीय रिजर्व बैंक RBI, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, सीधा सा क्वेश्चन क्या आता है सर, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो आप बोलोगे सर RBI को कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए RBI का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप बोलोगे सर मुंबई के अंदर है। कहाँ पर है बताइए, मुंबई के अंदर है, याद रखना है ना, मुंबई के अंदर बताओ क्या है, तो आप बोलोगे सर मुख्यालय है। ठीक है, RBI की स्थापना कब हुई, तो आप बोलोगे सर 1935 के अंदर हुई। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट कर लेना, 1935 के एक्ट के तहत हुई थी, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही है। चलिए मौद्रिक नीति के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य क्या है, करेंसी नोट जारी करना। बताओ क्या जारी करना, करेंसी नोट को जारी करना है, वो मौद्रिक नीति के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना पूछा गया है, भारत अपनी भूमि सीमा
कितने देशों के साथ में साझा करता है। अब ये क्वेश्चन तो कोई भी आप गलत नहीं करोगे, मुझे पता है, ठीक है। क्यों नहीं करोगे सर? याद नहीं है तो भी अपन क्या कर सकते हैं सर, डायग्राम बना के भी याद कर सकते हैं। आप सभी को पता भी होगा अपना प्यारा सा भारत कैसा दिखता है, तो आप बोलोगे सर इसी तरीके से दिखता है, ठीक है ना, इसी तरीके से दिखता है ना, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल। अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से राज्य, कौन कौन से देश पड़ोस के अंदर है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल, सबसे पहले अपन बात करें सर इधर कौन है, तो आप बोलोगे सर पाकिस्तान। इधर कौन आ जाएगा? पाकिस्तान। यहाँ पे कौन है, तो आप बोलोगे सर अफगानिस्तान। इधर चाइना आ जाएगा। इधर कौन आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर नेपाल आ जाएगा। कौन आ जाएगा? नेपाल। इधर भूटान आ जाएगा। इधर कौन आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर म्यांमार आ जाएगा। कौन आ जाएगा? म्यांमार आ जाएगा। और यहाँ पर कौन है बताइए, तो आप बोलोगे सर बांग्लादेश है। कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश आ जाएगा। तो बताइए कितने देश है, कितने देश हो गए? आपके यहाँ पे पूछा जाएगा कि बताओ भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ में साझा करता है, ठीक है। तो कितने देश हो गए बताइए? यहाँ पे आंसर, सभी का आंसर आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर 3 और 3 6 और 1 7 राज्य। कितने कितने देश हो जाएंगे? 7 राज्य नहीं, 7 देश। 7 देशों के साथ में अपना क्या है, भारत है वो भूमि सीमा साझा करता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। भारत एवं उद्योग के संबंध में इस्कोमेट कौन सा है सर? इस्कोमेट क्या है? व्यापार और उद्योगों के संबंध में इस्कोमेट क्या है, ये आपको बताना है। अब इस्कोमेट के बारे में देख लेते हैं सर। भारत में नई व्यापार नीति की रूपरेखा है, ठीक है, देखते हैं। ई मार्केट में विनिर्माण वस्तुओं को सूचीबद्ध करने के लिए एक पोर्टल है। नया विशेष आर्थिक क्षेत्र है, या भारत की राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण सूची है। तो इसके बारे में देखें तो सर ये क्या है, देखिए इस्कोमेट। इस्कोमेट है वो भारत की राष्ट्रीय निर्यात सूची का राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण सूची है, याद रखना, ठीक है ना। भारत की राष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण सूची क्या है सर? इस्कोमेट है। एक उद्योगों से संबंधित है। किससे संबंधित है? व्यापार और उद्योगों से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है सर। टोटल क्वेश्चन आते हैं वो एसएससी जीडी के अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं, वो आपके जीके के आते हैं, जिसमें से मैंने कहा था करंट अफेयर के 2024, क्योंकि सर 2024 का पेपर अपन कर रहे हैं। 2024 के पेपर में आपके करंट अफेयर के 5-6 क्वेश्चन आए थे, और 6 क्वेश्चन मैंने ये हटा दिए थे। क्यों? क्योंकि सर ये पहले की करंट अफेयर थी, अभी पढ़ने में इसमें कोई मतलब नहीं है। अपन को देखना है वो जीके के क्वेश्चन, जीके जीएस के 14 क्वेश्चन देखने हैं। रोज के बात करेंगे, रोज अपन देखने वाले हैं इन क्वेश्चनों को, ठीक है ना। चलिए अब किसी भी टेनिस खेल में फर्स्ट पॉइंट क्या होता है सर? फर्स्ट पॉइंट मतलब फर्स्ट पॉइंट है जो फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, वो कितने का होता है? तो सर कोई भी टेनिस खेल के अंदर होगा वो फर्स्ट पॉइंट होता है वो 15 का होता है। कितने का होता है? 15 का होता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना। तो ये आपके टोटल क्वेश्चन हो गए, वो 14 क्वेश्चन हुए आज के, ठीक है। टोटल वैसे 20 क्वेश्चन आते हैं आपके, उसमें से मैंने 14 क्वेश्चन जीके जीएस के जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हमने चर्चा की है। इसी तरीके से रोज अपन देखने वाले हैं कौन कौन से आपके पेपर एसएससी जीडी का है, उसके बाद में आपके आरपीएफ एनटीपीसी इनके भी पेपर सभी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और इसी तरीके से आपको यहाँ पे रोज के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जीके के, ठीक है। चलिए तो आज अपन बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जितने भी, वो सभी को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।